Hello dear students, I am Prashant Pandey. Welcomes you all on behalf of Adarsh English School. In the last two lessons, in the last two videos, we learned about English grammar, and in this lesson, in this video, directly we are going to deal with our syllabus of English. So this is the textbook of our English of 7th standard, and this syllabus is consist of 4 units. So first, third, and fourth. These unit consist of 5 lessons and 1 poem. Only the second unit consists of 6 lessons and 1 poem. And here we find that each and every unit starts with a poem. So अब ये फर्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये भी पोएम से ही शुरू हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. और जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, फर्स्ट रीड दिस पोएम completely, and then after that you have to recite its new words with its meaning. So आशा करता हूँ कि ये सब आपने करके रखा होगा. सो आप अपनी पेन पेंसिल नोटबुक सब अपने पास लेके बैठे. Now here we are going to start our first poem. So the title of this poem is Past, Present and Future, and this poem is written by Emily Bront. Emily Bront is the poet of this poem. She is a English novelist and poet. बहुत से novels इन्होंने लिखे हैं, poems भी इन्होंने लिखी है. She was born in America on 13th July 1818 and she died in 19 December on 19 December 1848. Means only for 30 years she lived. सिर्फ 30 साल तक के जिंदा रहे. और जब उनकी मृत्यु हुई, एट द टाइम हर एज वॉज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड. और ये 30 साल के करियर में उन्होंने बहुत से नॉवेल्स लिखे, बहुत से पोएम्स लिखी. और जो भी उनकी पोएम्स है उनमें से एक ये पोएम है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एज इट्स टाइटल सजेस्ट, this poem is divided into 3 stanzas. So first stanza is related with past, second stanza is related with present, and third stanza is related with future. So here in this poem, poet is speaking with a child and asking its opinion about past, present and future. In the first stanza, she asked the child that according to you what is past. जो भूतकाल जो हमारा बीत गया है वो तुम्हारे लिए क्या है. Okay, so I am going to read this poem stanza by stanza and going to explain it. The first stanza: tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. So in this stanza, poet is speaking with a child and she asked that child, what is past for you. तुम्हारे मतलब से जो हमारा जो भूतकाल जो है, जो बीत चुका है, वो तुम्हारे लिए क्या है, उसको तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे. सो चाइल्ड टेल्स हियर एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. तो चाइल्ड का आंसर क्या है यहाँ पे कि पास्ट जो है वो मेरे लिए ऑटम की तरह है, ऑटम की इवनिंग की तरह है. Now here there is a question, what is meant by autumn? Autumn is nothing but a season. जैसे समर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, उसी तरह से ये ऑटम सीजन है. तो ये ऑटम सीजन हमारे इंडिया में समर के पहले आता है. जैसे this is our earth, and our earth is divided into 2 parts. This is northern hemisphere and this is southern hemisphere. तो ये हेमिस्फीयर में जो ऑटम सीजन होता है वो सितंबर से लेके नवंबर तक के होता है, 3 महीने. और सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज फ्रॉम मार्च टू मे. तो हमारा इंडिया जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. सो हम जो इस मौसम को एक्सपीरियंस करेंगे वो मार्च से लेके मई तक की, मार्च अप्रैल मई. और इस सीजन में क्या होता है,
तो इसे हम मराठी में जैसे शरद ऋतु बोलते हैं, तो शरद ऋतु, इसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। पेड़ के जो है पत्ते झड़ते हैं, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो काम एंड क्वाइट होता है। जैसे यहाँ पे दिया है सॉफ्ट एंड माइल्ड, तो एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा सॉफ्ट और माइल्ड होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ठंड भी नहीं होती, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस तरह से वो पूरा एटमॉस्फेयर जो है खामोश होता है। जैसे हमारा पास्ट जो है, जो बीत गया वो तो हो गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस उस पास्ट में हमें आए होंगे तो उसे पास्ट में जाके हम चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, तो उसके लिए हम सिर्फ अभी जो दुख है वो सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं। तो इन द सेम वे पोएट इज, द चाइल्ड इज सेइंग हियर दैट द पास्ट विच वॉज हैपन, इट इज जस्ट लाइक एज एन ऑटम इवनिंग। ऑटम में इवनिंग में थोड़ी सी तेज हवाएं चलती है, हवाएं ऐसी चलती है कि जैसे कि किसी की रोने की आवाज हो। इस तरह से जैसे पास्ट बीत गया, बुरे एक्सपीरियंसेस थे, अनुभव बुरा था, तो उस तरह से ऑटम में भी जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचर है, अपने पत्ते झड़ रहा है, हवा जो चल रही है वो आवाज कर रही है, रोने की आवाज है उसकी। तो थोड़ा सा दुख भरा माहौल यहाँ पे है। सम सैड सेंसेशंस आर हियर। सो अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड, the past is just like as an autumn evening with a wind that sighs mournfully. So here the past tense is compared with autumn evening. Autumn evening. Now here we are going to learn something about figure of speech. Now what is figure of speech? Parts of speech मालूम है हमको. Parts of speech means in grammar we learn noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, सब ये speech के parts है, उसके बारे में हम ग्रामर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये figure of speech है, तो ये figure of speech क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज नथिंग बट ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हमें टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं, ये लैंग्वेज को डेकोरेट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है मेटाफर। मेटाफर यहां पे बोला गया है कि पास्ट जो है वो ऑटम है, पास्ट जो है वो ऑटम इवनिंग है। ठीक है, अब ये मेटाफर जो है हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें सिमिली समझना पड़ेगा। सिमिली, सिमिली का यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं ही fight like a lion, वो शेर की तरह लड़ता है। He fight like a lion, वो किस तरह लड़ता है? शेर की तरह। तो यहां पे जो वर्ड आया है like, this word is also important here। दूसरा एक सेंटेंस मैं देता हूं आपको, he is as tall as a tree, वो पेड़ की तरह ऊंचा है। He is as tall as tree, वो शेर की तरह लड़ता है, वो ट्री की तरह as tall as tree मीन्स यहां पे कंपैरिजन की गई है एक चीज की दूसरे चीज के साथ। मीन्स एक चीज जो है वो दूसरी चीज की तरह है। एक चीज दूसरी चीज है ऐसा नहीं बोला गया, एक चीज दूसरे चीज की तरह है। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, एक चीज दूसरी ही है ऐसा बोला जाता है। सिमिली समझ में आ गया आपको? सिमिली मीन्स एक चीज दूसरी चीज के जैसी है, एक चीज दूसरे चीज की जैसी दिखती है। लेकिन मेटाफर में, हियर इज एन एग्जांपल,
Camel is a ship of Camel is a ship of desert. Camel क्या है? डेजर्ट का शिप है. सीधा है बोल दिया. यहां पे जैसा है, जैसा है सिमिली, वही है मेटाफर. और यहां पे इस पोएम में हम पढ़ रहे हैं मेटाफर पास्ट ऑटम ही है, ऐसा बोला गया है. अंडरस्टूड? सो हियर यू हैव टू अंडरलाइन दीज टू लाइन्स in the first stanza, second line and third line. What the past is like to thee, an autumn evening soft and mild. ये आपको underline करना है. This is an example of metaphor. Okay? Now third stanza, second stanza. In the second stanza, poet asks the same question to the child. Tell me what is the present hour. Past के बारे में पूछ लिया, अब present के बारे में पूछ रहे poet. And the answer of the child is a green and flowery spray. A green and flowery spray. So present कैसा है मेरे लिए? A green and flowery spray. What is meant by spray? Here I have written some words with its meanings. Spray means small branch of plant bearing flower. जो फूलों से लदी हुई टहनी होती है ना, उसे बोलते हैं स्प्रे. तो प्रेजेंट टेंस वो टहनी की तरह है जिसपे बहुत सारे फूल है. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे. कि जहां पे जो डाली पे एक पंछी बैठा है और वो पंछी अपनी पूरी ताकत जो है वो इकट्ठा कर रहा है. किस लिए? फॉर व्हाट? टू फ्लाई अवे, उड़ने के लिए. टू माउंट एंड टू फ्लाई, उड़ने के लिए. सो जस्ट एज इन हमारे रोज की जिंदगी में हम जो आज जो कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं? कल के लिए कर रहे हैं. सो व्हाट एवर आवर एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर, हमें अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, देन फॉर दैट पर्पज वी आर वर्किंग नाउ. द फ्यूचर इज ग्लोरियस फॉर अस. ऑब्वियसली भविष्य में हमारा अच्छा ही होना है, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है. और उसी के लिए हम आज कोशिश करते हैं. मीन्स क्या कर रहे हैं हम आज? हम पूरी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के लिए. सो हियर देयर इज ऑल्सो मेटाफर. सो हियर यू हैव टू अंडरलाइन इन द सेकंड स्टांजा. सेकंड स्टांजा में आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन अंडरलाइन करना है. टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. In the second stanza, present is compared with flowery spray. Okay. Now the third stanza. In the third stanza, the same question is asked by the poet to the child, that what is the future for you? And what is the future for you, happy one? अब इसका आंसर वो बच्चा दे रहा है, a sea beneath a cloudless sun. Beneath means under. Beneath, under, के नीचे. जैसे आसमान में सूरज चमक रहा है और सूरज के नीचे समुद्र फैला हुआ है. और क्लाउडलेस सन, आसमान पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बादल कुछ भी नहीं है. और वो सूरज की रोशनी के नीचे जो बादल, जो सी है, समुद्र है, वो चमक रहा है. माइटी, दिस माइटी वर्ड इज यूज्ड फॉर सी. माइटी, द सेकंड वर्ड इज ग्लोरियस, एंड द थर्ड वर्ड इज dazzling. So how is the sea? Sea is mighty, powerful. Glorious means splendor, वैभव जिसे बोलते हैं हम. Dazzling, चमकता हुआ. तो सी जो है इस तरह का है, पावरफुल है, ग्लोरियस है, dazzling है. उसी तरह हमें लगता है कि हमारा भविष्य भी ऐसे ही है. तो उसके लिए हम आज कोशिश कर रहे हैं. और
यहां पे वो बच्चे ने फ्यूचर किससे कंपेयर किया है? हियर द फ्यूचर इज कंपेयर्ड टू अ सी. Here future is compared with C. And the last line is stretching into infinity. So stretching means फैलना. Stretch means फैलना. तो समुद्र कैसा फैला होता है? Infinity, infinity, endless. Infinity, having no end or limit. जिसकी कोई मर्यादा नहीं है. Boundless. तो हमारा भविष्य भी ऐसे ही है. वो कहाँ खत्म होगा ये हमें मालूम नहीं है. भविष्य, इट इज बाउंडलेस. सो इन दिस वे, हियर इन दिस पोएम वी फाइंड दैट पास्ट टेंस इज कंपेयर्ड विथ ऑटम इवनिंग, प्रेजेंट इज कंपेयर्ड विथ फ्लावरी स्प्रिंग, फ्यूचर इज कंपेयर्ड विथ माइटी सी. इन द थर्ड स्टांजा, here there is also metaphor because future tense is compared with C. So underline the first and second line of fourth stanza. And what is the future happy one? A sea beneath a cloudless sun. Okay. So I think you understand this poem. And here are some words. So these are the new words which we find in this poem. So first word is the. This is a old English form. पुराने अंग्रेजी में यूज किया जाता था इसे. तो दी का मतलब होता है यू. ऑटम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू. साई मीन्स जो हमारे मन के जो फीलिंग्स होते हैं, हम डीप ऑडिबल एक्सलेशन, एक्सप्रेसिंग सैडनेस. कभी कभी हम एकदम सांस के साथ हमारा पूरा सैडनेस छोड़ देते हैं, तो उस मोमेंट को, जो वो फीलिंग को जो बोला जाता है, दैट इज साई. देन मॉर्नफुल, सैडफुल. देन स्प्रे मीन्स स्मॉल ब्रांच ऑफ प्लांट बेयरिंग फ्लावर्स. देन माउंट, टू गेट अप, तैयार होना, माउंट. beneath मीन्स अंडर, के नीचे. देन माइटी, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग. Glorious, admiration, splendor, vaibhav. Then dazzling, extremely bright. Infinity, having no limit, no end. Okay, so this is what about our poem. So in this poem we learn these new words and one important thing, figure of speech. So two figure of speeches we learn here. First is metaphor and second is simile. Okay, now जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, वर्कबुक भी होगा, आई होप सो. हियर इज द एक्सरसाइज ऑफ योर वर्कबुक. न्यू वर्ड्स आर गिवन, इट्स मीनिंग्स आर गिवन. You can prepare very well these new words with the help of this glossary. Here the first question, link the items in the 3 columns properly. अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में पास्ट टेंस दिया है, प्रेजेंट दिया है और फ्यूचर दिया है, ठीक है. और यहाँ पे पास्ट टेंस किसके साथ कंपेयर किया है आपको सर्च करना है. यू हैव टू सर्च इट एंड यू हैव टू मैच दैट पेयर. फ्यूचर, प्रेजेंट, ये किससे कंपेयर किया है वो आपको सिर्फ मैच करना है, ठीक है. देन टर्न द पेज. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये मीनिंग्स जो है आपको इधर मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू कॉपी इट डाउन. अगर नहीं मिले तो नेट पे सर्च कर लेना. देन थर्ड क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग. सम वर्ड्स आर गिवन हियर, सम नाउन्स आर हियर. इवनिंग, स्प्रे, सी. तो इसको किस एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया गया है ये पूछा है. सो व्हाट इज मीन बाय एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, boy, it is a noun. When I say fat boy,
At that time, fat become an adjective which describe the boy. How is the boy? Fat boy. How is the boy? Slim boy. How is the boy? Naughty boy. In this way. So अब यहाँ पे आपको देखना है कि इवनिंग को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसके लिए एडजेक्टिव ढूंढना है स्प्रे सी के लिए. ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन, राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम. विंड इन द ऑटम इवनिंग. सो ऑटम में जो इवनिंग है वो कैसे है, वो इस पोएम की मदद से आपको डिस्क्राइब करना है अपने ओन वर्ड्स में. ओके, इन द सेम वे सेकंड लाइन इज गिवन, यंग बर्ड ऑन अ स्प्रे, वो डिस्क्राइब करना है. सी डिस्क्राइब करना है. पोएम में आपको मैंने पढ़ाई है ये. अगेन एक बार आप पोएम रीड कर सकते हो. हियर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम in your workbook, paraphrase is given here. ये paraphrase एक बार और फिर से अच्छी तरह से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा. Then language study. तो language study में यहाँ पे दिया है there are 3 metaphors in the poem. 3 कौन से मेटाफर है मैंने बताया, अंडरलाइन करने के लिए बोले हैं आप लोगों को. So just you have to find it out, copy it down. Okay. So here we have to stop. So goodbye everyone. We will see in next video. Thank you very much.